हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है प्रेस। और आज हम देखेंगे कि भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ है, चाहे वो ब्रिटिश शासन का समय हो और चाहे वो आज़ादी के बाद का समय हो। तो यहाँ पर इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि भारत में जो शिक्षा का विकास है वो किस प्रकार हुआ है, और उसको हमने लगभग 5 लेक्चर्स के अंदर पूरा समेट दिया। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेस, जो कि हम एक ही लेक्चर में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में जो प्रेस है उसका विकास किस प्रकार से होता है। और याद हो, इसका जो सबसे पहला लेक्चर था इसी यूनिट का, उसमें मैंने कुछ पत्र और पत्रिकाएं उनके संपादक और कराए थे। आपको एक पूरी एक लिस्ट मैंने बना करके आपको दी थी उसमें, तो वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। पहला वाला लेक्चर, इस यूनिट का पहला लेक्चर, वो इसी के साथ आपको देखना है ताकि आप समझ सकें। ओके, तो अब हम देखेंगे कि भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार से होता है। आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस का विकास निरक्षरता, औपनिवेशिक दबाव और दमन जैसी कठिनाइयों से भरा हुआ था, ये आप जानते हैं। किंतु बाद में यह स्वतंत्रता संघर्ष हेतु एक महत्वपूर्ण अस्त्र बन गया। स्वतंत्रता संघर्ष में हमें इन्फॉर्म के लिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए, इसका माध्यम ये बन जाता है। और आप देखते हैं कि 1850 से 1885 के बीच राष्ट्रीय आंदोलनों ने खुले मैदानों में जुटाने वाले जनसमूह के माध्यम से जन आंदोलन का रूप लेना भी नहीं सीखा था, और न ही राजनीतिक कार्य से जन आंदोलनों में लोगों को सक्रिय रूप से जुटाया जाना आरंभ हुआ था। मुख्य राजनीतिक कार्य अभी भी राजनीतिकरण, राजनीतिक प्रचार, जागरूकता और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार करना था। प्रेस का इस कार्य को करने में अर्थात राष्ट्रवादी आम राय को उकसाने, प्रशिक्षण देने और जुटाने और एकीकृत करने का मुख्य उपकरण थी। स्वतंत्रता आंदोलन बंदूकों और बमों के साथ नहीं, अपितु समाचार पत्र और प्रकाशन के साथ ही शुरू हुआ था। आप ये समझे हैं कि जो भीड़ जुटाने के लिए हमने समाचार पत्रों का, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, जो अपनी विचारधारा के हैं, इसमें भी जो समाचार पत्र हैं और प्रेस का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अंग्रेज थे उन तक भी अपनी बात को पहुंचाने का जो माध्यम है वो प्रेस ही थी। अब वो दोनों तरीका से आप इसे देख सकते हैं कि इसके जो लाभ हैं वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैं आपको बोलूंगा और आप इसे लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा तरीका यही है कि मैं आपको डिक्टेट कराऊं, मैं बोलूं। जो एक ऑफलाइन में आप ऑफलाइन क्लासेस आपने देखी होंगी, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं और बच्चे जो सामने बैठे होते हैं वो लिखते हैं। बशर्ते आप जानते हैं कि आज जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन सब हुआ है उस समय से इसकी जो है उसे कम आंका जाने लगा है। समझते हैं कि वेस्टेज ऑफ द टाइम है। ये वेस्टेज ऑफ द टाइम नहीं है, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण आयाम है अपने। जो मैं बोलता हूं और आप लिखते हैं, उस टाइम में दो कार्य हो रहे होते हैं। आपका जो 60% कार्य है, यानी कि 60% जो कार्य है आपकी लर्निंग का, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी कि राइट कर रहे हैं, लिखना। और दूसरा आपका सुनने का कार्य है, दो कार्य आपके पूरे हो रहे हैं यहां पे। तो ये वेस्टेज ऑफ द टाइम नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर आप तो बोल के लिखाते हैं, वो एक पीडीएफ वगैरह हो और जैसे जल्दी जल्दी पढ़ा करके हम निकल जाए तो कार्य हो जाएगा। नहीं, इसका मैंने वैसे तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत ज्यादा जिक्र इसका किया है। इसका फायदा क्या है, जब हम ये सब कराते हैं ना, तो एक तो पीडीएफ में क्या है कि हम बंध जाते हैं। हाँ, पीडीएफ पढ़ानी है और उसके जो लोग कराते हैं उनके अपने अलग तरीका के इंटरेस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी बात करूंगा और मैं आपकी बात करूंगा कि आपके लिए क्या सही है। सबसे ज्यादा सही यही है कि हम जो है एक जैसे क्लास में होता है ना, उसी तरीका से डिक्टेट कराएं। तरीका यही सबसे बेस्ट है। और उसके मनोवैज्ञानिक अलग से आयाम है, इसके अलग फायदे हैं। वेस्टेज ऑफ द टाइम ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप अपने दिमाग में लगाएं। एक बार आप कार्य कर लेंगे, यानी कि आपको सिर्फ एक बार समय लगेगा, उसके बाद में आप ये सारी चीज सीख जाएंगे। फिर आपको बार बार समय लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, और दूसरा क्या है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप एज इट इज लिखना, नहीं। जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, उसको आपको संक्षिप्त में लिखना है, शॉर्ट नोट्स बना करके चलना है।
समझ गए। अब जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस का विकास निरक्षरता, औपनिवेशिक दबाव और दमन जैसी कठिनाइयों से भरा था, यानी कि आपको ये सारा, तो प्रेस का विकास कैसे होता है, वो होता है निरक्षरता, औपनिवेशिक दबाव और दमन, ये सारी बातों को अगर हम मिला देते हैं तब प्रेस का विकास होता है। यानी कि यहां के लोगों को जब दमन हो रहा है तो अपनी बात कैसे कहें, वो कैसे अपनी बातों को जो अंग्रेजी हुक्मरान है उन तक कैसे पहुंचाएं, और ये पहुंचाने का जो एक माध्यम है वो हमारी जो प्रेस है वो बन जाती है। अब आ गए समझ में। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, लिखना क्या है, भारतीय प्रेस का विकास, निरक्षरता, औपनिवेशिक दबाव और दमन, इस तरीका से, बस इस तरीका के वर्ड लिखने और कुछ नहीं लिखना। तो मैं आपको बोलूंगा, लेकिन सुनना है आपको, ये लेक्चर आपको लगभग कम से कम 2 बार, यानी कि कम से कम 2 बार आपको लेक्चर सुनना, 2 बार सुनना है, और एक बार आपको नोट्स डिक्टेट करते हुए जाना है। समझ गए, ये वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे अपने दिमाग से निकाल दें, जो लोग कह रहे हैं ना उन्हें कहने दें, आप बस एक बार आप मेरे अनुसार आप कार्य कर ले, जैसे मैं आपको कराता जा रहा हूं आप नोट्स उसी तरीका से आप बनाते चले। आप देखना उस विषय की जो जो विषय आपको मैं करा रहा हूं उसके बाद में आप कोई भी बुक उठा करके आप उसके साथ पढ़ेंगे, या आप जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं उसके बाद में उस टॉपिक आप पढ़ते होंगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। जो समझने की, जो किताबों में नहीं लिखा ना, मैं वो आपको यहां पर डिस्कशन करता हूं और डिक्टेट भी कराता हूं उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स, क्योंकि मेरे पास में पॉइंट्स जो हैं वो एक बुक से नहीं है, वो कई सारी बुक्स के साथ हमने शामिल करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये जो बात थी मैंने आपको क्लियर करा दी, तो शॉर्ट में लिख के चलना है। अब आप, मैं आपको बोलूंगा और आप मेरे साथ में इसे डिक्टेट करते हुए यानी कि लिखते हुए चलेंगे आप, ठीक है, लिखेंगे आप, लिखें आप। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस का विकास निरक्षरता, औपनिवेशिक दबाव और दमन जैसी कठिनाइयों से भरा था, किंतु बाद में यह स्वतंत्रता संघर्ष हेतु कठिनाई परंतु बाद में यह संघर्ष हेतु एक महत्वपूर्ण अस्त्र बन गया, लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण अस्त्र बन गया। 1850 से 1885 के बीच राष्ट्रीय आंदोलनों ने आंदोलनों ने खुले मैदान में जुटने वाले जनसमूह के माध्यम से जन आंदोलन का रूप लेना भी नहीं सीखा था, और न ही राजनीतिक कार्य से जन आंदोलनों में लोगों को सक्रिय रूप से जुटाना आरंभ हुआ था। मुख्य कार्य अभी भी राजनीतिकरण, राजनीतिक प्रचार, जागरूकता और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार करना था। इस प्रेस इस कार्य को करने प्रशिक्षण देने आदि का एक उपकरण बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन बंदूकों और बमों के साथ नहीं अपितु समाचार पत्रों के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। ये जो अभी मैं आपको करा रहा हूं ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पर भी प्रेस से संबंधित और आजादी से जोड़ करके अगर वो इस कंटेक्स्ट में प्रेस को लेकर आते हैं तो आप इस तरीका से अपने या तो ऐसे हो या फिर मुख्य परीक्षा में कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे इस तरीका से टैकल कर सकते हैं। इस तरीका से आप ले कि जो प्रेस की भूमिका है वो इस तरीका की है कि आप ये नहीं कह सकते कि बंदूक और बमों के द्वारा आजादी आई है, बल्कि आजादी में एक महती भूमिका हमारी प्रेस की भी है। समझ गए। और ये जो प्रेस है इसके विषय में आप थोड़ा सा और लिख लें, पॉइंट लिखें आप 1 2 3 करके, आप इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। पहला लिखेंगे, और ये सब टॉपिक का नाम तो आपने डाल ही लिया होगा। आज का जो सब टॉपिक है मैं लिखे देता हूं। टॉपिक तो आपको पता है क्या है, प्रेस, और सब टॉपिक क्या है,
सब टॉपिक प्रेस का विकास। प्रेस का विकास, ठीक है। अब इसमें आप पॉइंट लिखेंगे जो मैंने आपको शुरू में लिखा दिया, इस तरह का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर प्रेस के ऊपर कोई भी प्रश्न आता है तो इंट्रोडक्शन आप इसी तरीका से देंगे जो मैंने आपको कराया, और फिर आप प्रेस के विषय में और क्या क्या महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स और मेंस के लिए जानने के लिए, वो मैं अभी आपको लिखाई देता हूं। आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे पॉइंट, पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जर्नल एडवाइजर शुरू किया। इसका नाम दूसरा ये था, बंगाल गजट या फिर कलकत्ता जर्नल एडवाइजर, एडवाइजर, एडवर्टाइजर लिखो आप, एडवर्टाइजर, ठीक है। नाम क्या लिखेंगे, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर शुरू किया, और यह भारत का पहला समाचार पत्र था, और यह भारत का पहला समाचार पत्र था। किंतु इसे सरकार की मुख्य आलोचना के कारण, लेकिन इसे सरकार की मुख्य आलोचना के कारण 1872 में जब्त कर लिया गया। 1872 में इसको क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, बाद में द बंगाल जर्नल, बाद में द बंगाल जर्नल कॉमा द कलकत्ता क्रॉनिकल, द कलकत्ता क्रॉनिकल कॉमा द मद्रास कुरियर, द मद्रास कुरियर, कुरियर ऐसे लिखना है, द मद्रास कुरियर, द मद्रास कुरियर लिखना, द बॉम्बे हेराल्ड, द बॉम्बे हेराल्ड जैसे और समाचार पत्र उभरकर सामने आए, जैसे समाचार पत्र उभरकर सामने आए। चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, कंपनी के अधिकारियों को चिंता थी कि यह समाचार पत्र, कंपनी के अधिकारियों को चिंता थी कि यह समाचार पत्र कहीं लंदन पहुंचकर उनके बुरे कार्यों का खुलासा न कर दें, उनके बुरे कार्यों का खुलासा न कर दें। अब समझ रहे हैं ना ये सारा, कि वो ऐसा डरते क्यों होंगे। अब सोचिए थोड़ा कि वो ऐसा डरते क्यों होंगे कि जो ये इंडिया में कर रहे हैं, कहीं अपने जो इनका देश है, मूल देश है, ब्रिटेन है, वहां कहीं जाकर के ये खुलासा ना कर दें। आखिर इन्हें ऐसा क्यों लगता है, डर किस बात का है ऐसा होने से। आप जानते होंगे, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कहीं ना कहीं इस तरीका की जो विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति नहीं है, कार्ल मार्क्स एक विचारधारा है, समझ रहे ना आप। और वो विचारधारा अगर आप देखेंगे तो किस पर आधारित है, शोषक और शोषित, शोषक और शोषित पर आधारित है। अगर वो शोषक यहां पर हैं और यहां की खबर उनकी जनता में जाएंगी तो वहां पर भी दो विचारधारा के लोग होंगे, कम है बेशक। तो बस यही उनको एक डर था कि कहीं अपने यहां ना चली जाए, और जो कार्ल मार्क्स ने बोला है कहीं वो सत्य ना हो जाए, ठीक है ना। इस तरीका से आप इसे देखेंगे कि वो ये सोचते थे कि कहीं यहाँ के जो काले कारनामे हैं वो वहां पर ना जाए और वहां के लोग इससे कन्विंस ना हो जाए, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, इस तरीका से। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, इस अवधि में उभरे शक्तिशाली समाचार पत्रों में, इस अवधि में उभरे शक्तिशाली समाचार पत्रों में जी सुब्रमण्यम द्वारा प्रकाशित, इस अवधि के उभरे समाचार पत्रों में जी सुब्रमण्यम द्वारा प्रकाशित हिंदू
और स्वामी स्वदेश मित्र, हिंदू और स्वदेश मित्रम, बाल गंगाधर तिलक के केसरी, और मराठा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मैंने ऑलरेडी एक आपको पूरा चार्ट बना के दिया है, पहले ही लेक्चर में आप देखेंगे, तो इसी के ऊपर मैंने सारा, क्योंकि बाद में मुझे लगता है कि ये दिक्कत करता है, तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको करा दिया है, ठीक है। हाँ, तो पहला वाला लेक्चर इसके साथ देखेंगे आप, ठीक है। हाँ, बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली, शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका, और जी के गोखले का सुधारक, जी के गोखले का सुधारक, एन एन सेन का इंडियन मिरर, और कोई कई अन्य ऐसे इसमें जो पत्र पत्रिकाएं शामिल थे। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। अब ये तो हमने समझ लिया। अब आप क्या करेंगे, जहां पे अभी मैंने लास्ट वाला पॉइंट करा है, वहां से आप पहला जो लेक्चर है, आप या तो इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद में पहला वाला लेक्चर जरूर फॉलो कर लेना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो प्रेस का जो पॉइंट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये समाचार पत्र आए, बहुत सारी पत्रिकाएं, और आप समझते होंगे कि कहीं ना कहीं अपने दर्द को बयां करने के ये माध्यम थे। मैंने अभी आपको शुरू में बताया है, जो उनकी स्थिति थी, जो उनका शोषण कर रहे थे अंग्रेज, वो जो उनकी जो शोषित स्थिति थी, उनको बाहर लाने का माध्यम थे क्या? न्यूज़पेपर और ये सारी पत्र पत्रिकाएं। आप मुझे बताइए कि अंग्रेज कभी चाहेंगे क्या उनकी ये सारी जो काले कारनामे हैं वो बाहर आए? कभी नहीं चाहेंगे। तो क्या करेंगे फिर वो इस पर कानून लेकर के आएंगे। ऐसे कानून लेकर के आएंगे कि कहेंगे भाई अगर आपने ये सारा हमारे खिलाफ छापते हैं तो हम आपको जो है आपकी ये सेंसरशिप आपके ऊपर रखे देते हैं। आप क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या बात नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि आप महारानी की आलोचना नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरीका की जो सेंसरशिप लगाई गई। अब ये सेंसरशिप आप ऐसा तो नहीं है कि अपने मन से लगाएंगे, उसकी एक पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, एक प्रक्रिया होनी चाहिए। सॉरी। तो ये जो पूरी पूरी प्रक्रिया है ये कानूनों के माध्यम से आएगी। और ये कौन कौन से कानून हैं अब हम वो देखेंगे। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान लेकर के आए, ऐसे कौन कौन से कानून लेकर के आए जिनके माध्यम से ये जो पूरी प्रेस है इसका रेगुलेशन किया गया, ठीक है। आप लिखेंगे दूसरा इसमें, ठीक है। तो जो प्रेस है उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे ये कानून लेकर के आए, और वो कानून कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, और उसमें जो भी महत्वपूर्ण होगा वो हम करा देंगे, और बाकी तो मैं आपको बोल दूंगा, बस आप एक बार सुन लेना, इतना काफी है, क्योंकि प्रश्न उससे डायरेक्ट में भी आए, ठीक है, और में भी नहीं आए। हो सकता है कि जब आपको प्रेस से कोई प्रश्न आए तो वहां पर आपको ये सारे के सारे आप मेंशन करें तो आपका आंसर जो है एक अच्छा आंसर बन जाए, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्या है इसमें, समाचार पत्रों का पत्रेक्षण यानी कि सेंसरशिप अधिनियम। पत्रेक्षण का मतलब होता है सेंसरशिप। ये कब आया है? 1799, ठीक है। तो 1799 में ये कानून लेकर के आए हैं, और समाचार पत्रों का जो पत्रेक्षण, पत्रेक्षण मतलब है सेंसरशिप, और सेंसरशिप आप समझते होंगे काट छांट करना। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? काट छांट करना। काट छांट क्या करेंगे, अगर कोई न्यूज़पेपर छपा है, कोई पत्रिका छपी है, उसको पहले क्या करेंगे, वो जांचेंगे। जांचने के बाद में अगर उसमें कोई ऐसा कंटेंट है जो ब्रिटिश महारानी या फिर उनके खिलाफ बोलता हो तो उसको वो वहां पे हटाने की बात करेंगे, इस तरीका का। और ये 1799 में आया है। इसके क्या प्रावधान है मैं आपको बता देता हूं, आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। मैं फिर बता देता हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न आप जानते हैं कि अभी यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा कि वो पूछ लेते हैं इस तरीका के प्रश्न, ठीक है। हाँ, तो आप लिखेंगे पहले इसमें, यह अधिनियम लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत पर, यह अधिनियम लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत पर फ्रांसीसी हमले के पूर्वानुमान के अंतर्गत बनाया गया था। पूर्वानुमान द्वारा बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में,
इसने प्रेस पर प्री सेंसरशिप सहित युद्धकालीन बंधन आरोपित किए। यानी कि आप प्रेस में कुछ छपे उससे पहले भी उस पर सेंसरशिप कर सकते हैं। तीसरा आप लिखना, इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि प्रगतिशील विचारधारा वाले थे द्वारा शिथिल किया गया और 1818 में प्री सेंसरशिप हटा दी गई। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसको प्री सेंसरशिप हटा दी, लेकिन सेंसरशिप इस पर रहने दी। ठीक है ना। हाँ, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपको, नेक्स्ट कानून कौन सा है? अनुज्ञप्ति नियम। अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंसिंग करना। ठीक है ना। हाँ, लाइसेंसिंग रेगुलेशन, ये है 1823 का। ठीक है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट, कार्यकारी गवर्नर जनरल एडम्स ने इन्हें अधिनियमित किया। कार्यकारी गवर्नर जनरल कौन था? जॉन एडम्स ने इन्हें अधिनियमित किया। एक याद रख लेना, कभी आपसे पूछ सकता है कि अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 के समय जो गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना जॉन एडम्स था, जॉन एडम्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, इन विनियमों के अनुसार बिना लाइसेंसिंग के प्रेस को शुरू करना अथवा प्रयोग करना एक दंडनीय अपराध है। यानी कि बिना आप लाइसेंस के प्रेस नहीं लगा सकते। पहले आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद में आप किस तरीके की न्यूज छापेंगे, क्या आपका कंटेंट होगा, बताना पड़ेगा, तब आपको अनुमति मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा, तब आप इस तरीका से लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा लिखेंगे, ये बंधन मुख्यतः भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों अथवा भारतीय द्वारा संपादित पत्रों पर निर्देशित थे। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर थे? भारतीय भाषा और या उनका संपादन कोई भारतीय करता हो उस पर थे। ठीक है, चौथा, राजा राममोहन राय के मिरातुल अखबार को इस अधिनियम के कारण अपना प्रकाशन रोकना पड़ा। यानी कि जो राजा राममोहन राय थे, उनका एक अखबार था मिरातुल अखबार, उसका जो प्रकाशन है वो इस अधिनियम के तहत बंद हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है कि मिरातुल अखबार को किस अधिनियम के तहत बंद किया गया था। तो वहां आपको 4-5 दे देगा, तो 4 दे देगा, कह देगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या फिर ABC करके दे सकता है। तो आप उसे इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 के द्वारा यह प्रश्न बन सकता है, मिरातुल अखबार को किस अनुज्ञप्ति नियम यानी कि लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत, और वहां डेट दे देगा 1823, 1825, 1800 इस तरीका से। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट लॉ है 1835 का प्रेस अधिनियम, या हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, मेटकॉफ अधिनियम। और ये कब का है? 1835, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, या तो मेटकाप अधिनियम भी बोल सकते हैं इसे, या फिर 1835 का प्रेस अधिनियम भी बोल सकते हैं। इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे, मेटकॉफ ने 1823 मेटकॉफ ने 1823 के घिनौने अध्यादेश को रद्द किया 1823 का जो एक्ट है उसको रद्द किया, और भारतीय प्रेस से ये प्रतिबंध हटा दिए। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये तो प्रश्न आते हैं, आपको पता है। दूसरा पॉइंट, नए प्रेस अधिनियम 1835 के अंतर्गत मुद्रक या प्रकाशक को प्रकाशन के परिसर के स्थान का सटीक जानकारी देनी होती थी
और यदि ऐसी कोई घोषणा की जाए तो कार्य करना बंद करना होता था। समझ रहे ना, मतलब जहां पर वो है उसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको देना है। अगर आपको रोका जाता है तो आपको अपना जो कार्य है वो बंद करना है। तो इस तरीका का है, ये नहीं है कि अभी भाषा के आधार पर वो जो सीधा सीधा भेदभाव, भेदभाव तो यहां भी है लेकिन सीधा सीधा नहीं है। ठीक है, तो आप समझेंगे इसे। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुज्ञप्ति अधिनियम। अनुज्ञप्ति जैसे मैंने बताया आपको, ये सब बोलते हैं लाइसेंसिंग। अठारह सौ सत्तावन। अब आपको पता है 1857 किसके लिए विख्यात है और क्यों आया होगा ये कानून, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, लिखेंगे पहला पॉइंट, 1857 के विद्रोह के कारण आए संकट के कारण सरकार ने 1857 के प्रेस एक्ट में दी गई प्रक्रिया पर लाइसेंसिंग निर्देश आरोपित किए। सरकार ने 1835 में प्रेस एक्ट पर दी गई प्रक्रिया, जो 1835 में जो प्रक्रिया थी उस पर जो है लाइसेंसिंग निर्देश आरोपित कर दिए थे 1835 वाली, याद रखना इसे। वो पूछ सकते हैं कि 1857 में जो एक्ट लाए थे, अनुज्ञप्ति अधिनियम लाए थे, तो उस पर किस किस एक्ट के, किस एक्ट, प्रेस एक्ट की प्रक्रिया पर लाइसेंसिंग निर्देश आरोपित किए थे। तो 1823, 1835 इस तरीका से आपको दे सकते हैं। तो ये याद रखना 1835 इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ। तीसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, सरकार ने किसी पुस्तक, समाचार पत्र अथवा मुद्रित सामग्री का प्रकाशन व सर्कुलेशन रोकने का अधिकार को भी आरक्षित कर लिया। अब सरकार के पास है, अगर कोई पुस्तक आप छापते हैं, कोई समाचार पत्र आप छापते हैं, कोई मुद्रित सामग्री आप प्रकाशन करना चाहते हैं, तो उसका जो सर्कुलेशन जो करना चाहते हैं आप, उसके अधिकार जो है अब सरकार के पास आरक्षित है। ठीक है, सरकार चाहेगी तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट यहां पर हो गए। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्ट कौन सा आया है, पंजीकरण अधिनियम। पंजीकरण अधिनियम ये है 1867। पंजीकरण अधिनियम 1867, समझ गए आप, लिखेंगे इसका पहला पॉइंट। इसने 1835 के मेटकाफ अधिनियम का स्थान लिया और यह एक मतलब रेगुलेशन करना, विनियामकीय प्रकृति का कानून था और बंधनकारी प्रकृति का नहीं था, बंधनकारी प्रकृति का नहीं था। नहीं था, ठीक है, ऐसे याद करना। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार ए पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र के लिए मुद्रक और प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक व प्रकाशन का स्थान मुद्रित करना आवश्यक था। समझ गए ना, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में नीचे ये कहां से छपा है ना, यहाँ पर लिखा रहता है न्यू दिल्ली या आगरा एडिशन या फिर तमिलनाडु एडिशन, ऐसे बहुत सारे एडिशन आपने देखे होंगे, द हिंदू के भी आते हैं, है ना। हाँ, तो हर न्यूज़पेपर का आपको उसका जो है कहां वो मुद्रित हुआ है उसका स्थान आपको अंकित करना होगा। ठीक है, बी पॉइंट लिखेंगे इसी में, पुस्तक की एक प्रति को उसके प्रकाशन के 1 माह के भीतर, पुस्तक की एक प्रति को इसके प्रकाशन के 1 माह के भीतर स्थानीय सरकार के पास सौंपना आवश्यक है। यानी कि जो आपने छापा है उसकी एक प्रति क्या देनी है आपको, सरकार, जो भी उसकी लोकल गवर्नमेंट है वहां पर वो देनी होगी। वो पढ़ेंगे और फिर अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो वो आपको उसके लिए दंडित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट क्या है, देखेंगे, ये कब आया है, 1878। 1878
समझ रहे हैं ना आप? तो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम यानी कि देसी भाषा पर लागू होगा, ठीक है। इसे हम दूसरी भाषा में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी बोलते हैं, इसके नाम से ज्यादा जाना जाता है वैसे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिखेंगे आप इसमें। 1857 की महान क्रांति का एक मुख्य परिणाम शासक और शासितों के मध्य संबंधों का एक नस्लीय कटुता के रूप में सामने आना था, ठीक है। यानी कि 1857 की क्रांति में आप जानते हैं कि कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था और बहुत सौ ने नहीं दिया था। जिन्होंने नहीं दिया था उनके साथ कटुता के संबंध अंग्रेजों के हो जाएंगे, और जिन्होंने दिया था उनके साथ किसी तरीका के उनके जो मधुर संबंध है वो हो जाएंगे। अब आप यहां पे ये देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति के बाद में कुछ लोगों के साथ जो कटुता के संबंध इनके हुए थे वो नस्लीय कटुता हो सकती है ना, नस्लीय कटुता, या फिर उनकी व्यक्तिगत हो सकती है। अब 1858 लिखेंगे आप आगे। 1858 के बाद जहां यूरोपीय प्रेस ने राजनीतिक विवादों में सदैव सरकार का पक्ष लिया, 1858 के बाद जहां यूरोपीय प्रेस ने राजनीतिक विवादों में सदैव सरकार का पक्ष लिया, वहीं देसी भाषाओं की प्रेस सरकार की आलोचना में लिप्त थी। और ये लिप्त क्यों थी आप समझ रहे होंगे अभी से। लिटन की लिखेंगे, लिटन की साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध, लिटन लॉर्ड लिटन याद करना, लिटन की साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध एक मजबूत आम राय थी, एक मजबूत आम राय थी, जिसे एक तरफ पड़े भयानक दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष आप जानते हैं फेमाइन, हाँ, और दूसरी ओर शाही दिल्ली दरबार पर किए गए व्यापक व्यय ने और बढ़ा दिया। और व्यापक व्यय दिल्ली दरबार को मैं पढ़ाऊंगा आपको कि वहां पर किस तरीका से जेम्स पंचम का जो है राज्याभिषेक किया गया और उसको जो कोरोनेशन उसका किया गया, तो वो उस पर बहुत ज्यादा व्यय किया गया। और भारत में उधर क्या आ रहे थे, दुर्भिक्ष आ रहे थे, यानी कि फेमाइंस आ रहे थे। तो दो हो गया कि वो आपने देखा होगा कि रोम जल रहा था और वहां का जो राजा है वो बंसी बजा रहा था। एक प्रतीकात्मक रूप में ऐसा बोला जाता है कि जब देश में आपत्ति हो तो राजाओं को भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए, ना कि वो मौज कर रहे हैं, है ना। उससे जनता का जो है उनके साथ जो है वैमनस्य हो जाता है। लिखेंगे आगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप। पहला पॉइंट लिख लिया आपने, दूसरा लिखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का देशीय प्रेस पर बेहतर नियंत्रण करने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देशीय प्रेस पर बेहतर नियंत्रण करने तथा राजद्रोह पूर्ण लेखन को प्रभावी रूप से दंडित करने और उनके दमन के हिसाब से बनाया गया था। और इस अधिनियम के प्रावधानों को इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित थे। क्या थे? निम्नलिखित, निम्न थे। कैसे थे देखेंगे, एबीसी करके लिखेंगे आप। जिला मजिस्ट्रेट को देशीय भाषा के समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को बुलाने, मजिस्ट्रेट को देशी भाषा के समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को बुलाने और उसे सरकार के प्रति यह आश्वासन लेने की शक्ति दी गई कि वे ऐसा कुछ नहीं छापेंगे जिससे जन भावनाएं भड़कती हों। अब भड़कती हों समझ रहे हैं कि अगर आप सच्चाई छापोगे तो वो राजाओं के प्रति भड़क, ये जो ब्रिटिश शासक है इसके प्रति भड़क सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो डीएम को यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को एक पावर दी गई कि वो उन्हें बुला सकता है और इस बात के लिए उन्हें आश्वासन ले सकता है कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरा, अपराध के दोहराव की दिशा में प्रेस उपकरण की जब्ती किया जा सकता है, यानी कि पहली बार में नहीं, अगर आप दोबारा से वही अपराध करते हैं तो आपकी प्रेस को क्या कर लेंगे, हम जब्त कर लेंगे। तीसरा, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की सामग्री प्रूफ सीटों को प्रकाशन से पूर्व न्यायपालिका के बजाय पुलिस को सौंप जाना था, ठीक है। जो सामग्री प्रूफ थी कि हमने उसको आपके खिलाफ नहीं छापा है, उसे पुलिस को सौंपा जाना था। और इसका चौथा पॉइंट है, ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम माना जाता था तथा किसी भी विधि न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। ये जो चार मैंने पॉइंट बताए हैं
ये प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको रखे हुए मिल सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए इसे गंभीरता से लें। अब मैंने आपको इसमें करा दिया, इससे बाहर ना तो प्रीलिम्स का कोई प्रश्न आएगा, यानी कि ना तो प्रीलिम्स का कोई प्रश्न है और ना ही मेंस का कोई प्रश्न है, यानी कि मुख्य परीक्षा का भी इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये मैं आपको आश्वस्त किए देता हूं। अगर आप इसी आश्वस्तता के साथ इसे पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए अगर यहां से प्रश्न आता है तो छूटने वाला नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, मैंने इसीलिए आपको डिक्टेट करा के लिखा है और आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको इस टॉपिक से बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, और इससे अगर आता है तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैनल यूपीएससी हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड है। आप इन लेक्चर्स को उन बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पैसे के अभाव में एक क्रमबद्ध तरीका से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप यदि उन तक ये सारे पहुंचाएंगे और इस चैनल की व्यूअरशिप अगर बढ़ती है, अगर इसकी जो व्यूअरशिप है वो बढ़ती है, तो आप समझें कि मैं इस पर अभी एक लेक्चर आ रहा है ना, 2 से 3, यानी कि 2 से 3 लेक्चर भी मैं यहां लेकर के आऊंगा, और जितना मैंने आपको बताया था 360 डेज के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप व्यूज नहीं लाएंगे तो आप बताइए आप मैं किस तरीका से अपलोड करूं वीडियो। आपको पता है 100, 150, 200 व्यूज आते हैं, तो उससे अब मैं 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेरा काफी समय लगता है, और अगर मुझे उससे किसी तरीका का इंसेंटिव नहीं मिलता तो फिर मैं इसे चला रहा हूं कि भाई ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया, एक बार आपसे जो मैंने प्रॉमिस कर दिया वो पूरा तो करूंगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।